हेलो। आज की हमारी स्टोरी है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। और ये लिखी है गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट ने। ये स्टोरी जो है, ये चैप्टर हम देखेंगे कि नैरेटर और उसकी फैमिली की जर्नी जो वो लोग सेल बोट से करते हैं अराउंड द वर्ल्ड, उसकी है। स्टोरी बहुत ही थ्रिलिंग है और अक्रॉस द सी या बहुत ही क्लोज एनकाउंटर होता है इन सब लोगों का डेथ के साथ, वो हम देखेंगे। बाद में सभी लोगों का एक हर संभव जो बोलते हैं ना अटेम्प्ट्स हैं, उसको भी हम देखेंगे कि कैसे उनकी ज़िंदगियों को बचाता है। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले कैरेक्टर्स के साथ। तो सबसे पहले जो है हमारे कैरेक्टर नैरेटर हैं। 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन है और वह फिर से मतलब एक डुप्लीकेट या रिपीट करना चाहते हैं राउंड द वर्ल्ड की जर्नी को, जो 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। वह अपना बहुत सा समय सी स्किल्स को इम्प्रूव करने में निकालता है और फाइनली जर्नी जब शुरू करता है तो अपनी वाइफ मैरी, 7 ईयर्स डॉटर सुजैन और 6 ईयर ओल्ड सन जोनाथन सबके साथ में। तो नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो है हमारा मैरी वाइफ है नैरेटर की, जो अपने पति के ड्रीम्स को पूरा करने में सपोर्ट करती हैं और अपनी भी सी स्किल्स इम्प्रूव करती हैं। वह अपने हस्बैंड के साथ 3 साल की जो वॉयज है, यात्रा है, उसकी प्लानिंग करती हैं। अब आते हैं लैरी बिजिल और हर्ब सिजलर। लैरी बिजिल जो है एक अमेरिकन है जो नैरेटर और मैरी को केप टाउन में ज्वाइन करता है और उनकी हेल्प करता है, जिससे वो सभी वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी जो है सदर्न इंडियन ओशियन, उसको पार कर सकें, टैकल कर सकें। दूसरा जो है नेक्स्ट हर्ब सिजलर, एक स्विट्ज़रलैंड का मतलब एक स्विस है और ये भी इनको साथ केप टाउन में जुड़ता है, जिससे ये भी हेल्प कर सके सदर्न इंडियन ओशियन को क्रॉस करने में। उसके बाद हम देखेंगे सुजैन, जो कैरेक्टर नेक्स्ट है 7 ईयर ओल्ड डॉटर है नैरेटर की और बहुत साहस दिखाती है अपनी पूरी जर्नी में। उसके बाद में है जोनाथन, 6 साल का लड़का है नैरेटर और मैरी का। ये भी बहुत साहस दिखाता है, ऑप्टिमिज्म दिखाता है, मतलब उम्मीद दिखाता है डिफ़िकल्ट टाइम्स में। तो शुरू करते हैं हमारी पूरी कहानी कि किस तरह से जर्नी जो वॉयज जो है स्टार्ट होती है। तो ये कब से शुरू होती है? जुलाई 1976 में 37 ईयर्स ओल्ड जो बिजनेसमैन है नैरेटर अपनी वाइफ मैरी, 7 ईयर्स ओल्ड डॉटर सुजैन और 6 ईयर्स ओल्ड सन जोनाथन को लेकर अपनी समुद्र यात्रा सी वॉयज को प्लाईमाउथ इंग्लैंड, ये जगह है, वहाँ से शुरू करता है। उनकी इच्छा है कि राउंड द वर्ल्ड लॉन्ग सी जर्नी जैसी 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने की थी, ये भी करें। नैरेटर और उसकी वाइफ ने 16 साल तक तैयारी की है राउंड द वर्ल्ड यात्रा करने की और उन्होंने अपनी मरीन स्किल्स भी इम्प्रूव की है, मतलब समुद्री स्किल्स जो हैं। उनकी बोट का नाम था बेव वॉकर, जो कि 23 मीटर और 30 टन की थी और इसे बहुत ही प्रोफेशनली तरीके से तैयार किया गया था। इसको कई बार रफेस्ट वेदर में कई बार टेस्ट किया जा चुका था। जितना रफ़ वेदर उनको मिल सका उस रफ़ वेदर में महीनों तक ट्राई किया। उनकी जर्नी का पहला प्लान 3 साल का था, जिसमें उन्होंने 1,05,000 मतलब 1,05,000 किलोमीटर की जर्नी बहुत ही प्लीजेंटली पास की थी और इस जर्नी में वे वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका होते हुए केप टाउन पहुँच गए थे। उसके बाद उन्होंने 2 क्रूमैन, एक अमेरिकन लैरी विजिल और दूसरा स्विस हर्ब सिजलर को अपने साथ ले लिया था केप टाउन से, क्योंकि वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी जो है सदर्न इंडियन सी, उसके लिए जाने से पहले वह अपनी हेल्प के लिए साथ में ले जाना चाहते थे। जर्नी शुरू होती है तो प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो केप टाउन से चलने के बाद दूसरे दिन उन्होंने स्ट्रॉन्ग विंड्स और स्ट्रॉन्ग वेव्स को फेस किया, उनका सामना किया और ये विंड स्टॉर्म कंटिन्यू चलता ही रहा अगले कुछ वीक्स तक और वेव्स की ऊंचाई कई बार
15 मीटर्स तक हो जाती थी। 25 दिसंबर तक वे 3500 किलोमीटर दूर आ गए थे केप टाउन से चलते हुए। लेकिन वेदर अब बहुत ख़राब था। बैड वेदर के बावजूद भी उन्होंने क्रिसमस डे अच्छे से सेलिब्रेट किया। न्यू ईयर के दिन भी वेदर में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था, तो वो भी उन्होंने ऐसे ही सेलिब्रेट किया। बल्कि समय के साथ क्या था, वेदर और वर्स होता जा रहा था। और 2 जनवरी के दिन तो वेव्स बहुत ही जाइगेंटिक, मतलब बहुत विशाल, बहुत बड़ी थी, एक्सट्रीमली बिग। वे लोग स्मॉल स्टॉर्म जिब के साथ सेलिंग कर रहे थे। जिब यानी नाव के जो बड़े पाल होते हैं उनके सामने छोटे पाल होते, मतलब हवा में मूव करते हैं, वो उसकी बात है। लेकिन फिर भी वो बहुत तेज जा रहे थे, मतलब बहुत तेज विंड फ्लो हो रही थी। हर एक वेव के साथ नाव और तेज ऊपर उठ जाती थी। डेंजरस विंड, जाइगेंटिक वेव लगातार उन्हें डरा रही थी। टेरर डैमेज को कम करने के लिए वे स्टॉर्म जिब को भी गिरा देते हैं और हैवी रोप से जो बोट का पिछला हिस्सा उसको बांध देते हैं, स्टर्न को। उसके बाद वे सब बहुत जल्दी काम करते हैं, जैसे कि लाइफ जैकेट पहनना, ऑयल स्किन्स लगाना, वेंट थ्रू लाइफ राफ्ट ड्रिल या अटैच्ड लाइफ लाइंस, और खुद को भी वर्स्ट सिचुएशन के लिए तैयार कर लेती, क्योंकि उनको लग रहा था कि कुछ ना कुछ होने वाला है। क्यों? बैड वेदर कंडीशंस। पहले डिजास्टर के संकेत उन्हें 6 बजे 6 PM को मिलते हैं। तब एकदम सन्नाटा छा जाता है, विंड रुक जाती है और जो स्काई, बादल जो है एकदम डार्क हो जाते हैं। अब एक तेज रोरिंग साउंड सुनाई पड़ा। नैरेटर ने सोचा कि उसने जैसे ही देखा कि एक बादल, क्लाउड जो है उनकी ओर आ रहा था, डर के साथ उसे एहसास हुआ कि वह बादल नहीं था, वह बिगेस्ट वेव थी जो उसने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। वो एकदम वर्टिकल सीधी खड़ी थी। अभी तक जितनी वेव्स आई थी उनसे डबल थी। वो वेव बोट से टकराई और बहुत जोर से एक्सप्लोजन हुआ, आवाज़ हुई, धमाका डेक पर, और नाव में पानी भर गया। नैरेटर का जो हेड है, सर, बोट की स्टीयरिंग व्हील से जोर से टकराया और इससे पहले वह कुछ जान पाता वह समुद्र में दूर गिरा जा करके। उसे लगा कि वह मर गया, लेकिन तभी उसका सर पानी से बाहर आता है तो तब उसने देखा कि बोट ऑलमोस्ट पानी में पलट चुकी थी। अचानक से एक वेव जोर से आती है और नैरेटर उछलकर बोट पर गिरता है। बोट पे जब जाके गिरता है तो उस समय उसकी लेफ्ट रिब क्रैक हो गई थी, उसके कुछ दांत टूट चुके थे, मुंह में काफ़ी ब्लड था। जैसे तैसे मैनेज कर पाता है खुद को व्हील ढूंढने में। नेक्स्ट वेव आने पर बोट का पिछला हिस्सा जो है लाइंड अप हो जाता है और लटक जाता है। उसके बाद क्या हुआ, कंडीशन बहुत बुरी हो गई। अब उनको सर्वाइवल्स में, मतलब कैसे बचाना था। नैरेटर जानता था बोट पानी से भर गई थी, लेकिन वह व्हील को छोड़कर बाकी चीज़ों की जांच करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अचानक मैरी आती है और उसे इन्फॉर्म करती है कि बोट डूब रही है क्योंकि उसमें पानी भर गया है। वह व्हील मैरी को पकड़ाता है और हैच की तरफ जाता है। लैरी और हर्ब, जो दोनों केप टाउन से लिए थे, दोनों पागलों की तरह पानी को पंप कर रहे थे बाहर निकालने के लिए। बोट में, मतलब जो वुडन बीम थे वो टूट चुके थे। बोट की एक साइड अंदर की ओर धंस चुकी थी। क्लोथ्स, चार्ट्स, क्रॉकरी, टिन्स, टॉयज पानी में सब बह रहे थे, आवाज़ एक दूसरे से टकराते हुए, आवाज़ करते हुए। बोट बहुत डैमेज हो चुकी थी। नैरेटर जैसे तैसे बच्चों तक पहुंचता है। सुजान के सर पे बम्प, मतलब गूमड़ा से चोट लगने की वजह से हो जाता है, लेकिन वह उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। वह एक हैमर, स्क्रूज और कैनवास लेता है। जैसे तैसे समहाउ वो कैनवास को स्ट्रेच करता है और होल्स को भरता है, जिससे कुछ पानी अभी भी आ रहा था, लेकिन ज़्यादातर पानी बोट में आने से रुक गया था। लेकिन यहाँ इनकी प्रॉब्लम्स का एंड नहीं था, क्योंकि उनके जो सामान थे वो लॉस हो रहे थे। तो हैंड पंप्स जाम होना शुरू हो जाते हैं केबिन के पास, और जल्द ही उनके इलेक्ट्रिक पंप में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिससे वाटर बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि उसके 2 जो स्पेयर हैंड पंप्स भी करंट की वजह से बह जाते हैं, और साथ में जिब, लाइफ बोट, मैन एंकर वो भी। अब वह मुश्किल से एक और इलेक्ट्रिक पंप मैनेज कर पाता है जिससे पानी बाहर निकल सके।
उनके लिए नाइट जो है वो एंडलेस थी। पूरी रात उन लोगों ने पंपिंग, स्टीयरिंग, रेडियो, इन सब पे काम करते रहे, पानी निकालते रहे, बात ट्राई करते रेडियो पे, लेकिन फिर भी उनके मेडे कॉल्स का रेडियो पर कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि वह वर्ल्ड के एक कोने में थे, बहुत दूर। सुजैन है उसकी लड़की, उसके हेड पे काफ़ी सूजन बढ़ गई थी, उसके आर्म पर भी 2 जो ब्लैक आइज और एक डीप कट भी बन गया था। वह नरेटर को लेकिन अपनी और इंजरी के बारे में नहीं बताना चाहती थी, क्या जिससे उसका वो जो उन्हें चिंता ना हो जाए, और वह जबकि सबकी जान बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लास्ट में नरेटर को ध्यान आता है शायद कैसे बचे, तो 3 जनवरी की सुबह पास की पंप्स की मदद से बोर्ड पे बहुत कम पानी रह गया था। हर एक ने अपनी टर्न के हिसाब से 2-2 घंटे का रेस्ट किया। वह सभी 15 घंटों से सरवाइव कर रहे थे जब से वेव ने वेव वॉकर जो उनकी शिप है, बोट है, उसको हिट किया था। लेकिन अब बोट इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया तक ले जा सके। नरेटर जानता था कि बोट अब ज़्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है। वह अपने चार्ट्स को देखता है और कैलकुलेट करता है कि उनके पास एक ही होप है, वह जल्दी से आम्स्टरडम जो एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस है, वह 2 में से एक, मतलब वहाँ पर प्रिंक्स है, इतने बड़े वास्ट ओशियन में अगर वहाँ पहुँच जाए तो बच सकते हैं। मैरी को कॉर्न ब्रीफ और क्रैकर बिस्किट्स मिलते हैं तभी तो, और सब लोग ऑलमोस्ट 2 दिन के बाद कुछ खाते हैं। हालांकि ये रिलीफ बहुत ही थोड़ी देर का था। वेदर जो है फिर से बिगड़ना शुरू हो गया और 3, 4, 5 जब 5वीं जनवरी की सुबह सिचुएशन फिर से बिगड़ने लगी। मतलब 3, 4, 5 जनवरी ये कांस्टेंट उनके लिए बड़े ही सर्वाइवल के थे। ऐसे में बच्चों का सपोर्ट मिलता है। नरेटर अपने बच्चों को कंफर्ट करने जाता है, वह उन्हें भरोसा दिलाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जोनाथन जो 6 साल का है तो उससे कहता है कि वे मरने से नहीं डरते अगर वे सब एक साथ हैं तो। यह बात नरेटर को होप देती है और सी से लड़ने का कारण भी। हालांकि शाम को बोट में पानी फिर से भरने लगता है और उनको लगता है वो फिर से डिफीटेड हो गए, फील करने लगते हैं ऐसा। 6 जनवरी वेदर थोड़ा इम्प्रूव हुआ। नरेटर फिर से उनकी पोजीशन को कैलकुलेट करता है। तब वह काम कर रहा था और सुजैन आती है और उसे कार्ड देती है, और उस कार्ड में उसने नरेटर और मैरी के कैरिकेचर्स को ड्रॉ किया हुआ था, और जो कार्ड बता रहा था कि वह दोनों से प्यार करती है और उसे अब ऐसी उम्मीद है कि सब अच्छा होने वाला है। इससे नरेटर को फिर से उम्मीद जगती है कि किसी भी तरह से सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद नरेटर कंपास का यूज़ करके कुछ कैलकुलेशंस करके लैरी को कहता है कि बोट को 185 डिग्री पर मोड़ दे, और कहता है कि अगर वे लकी हुए तो 5 PM तक, मतलब 5 बजे तक उन्हें आइलैंड दिख जाएगा। हताश होकर वह सोने के लिए चला जाता है। 6 PM हो गए थे जब वह उठा। तब उसने सोचा कि उन्होंने आइलैंड मिस कर दिया, लेकिन तभी जोनाथन और सुजैन नरेटर के पास आते हैं और उसे हक करते हैं कि मतलब बताते हैं कि वो बेस्ट डैडी है इन द वर्ल्ड। इस समय नरेटर कंफ्यूज हो गया। तभी सुजैन ने अनाउंस किया कि आइलैंड उनके एकदम सामने है। वह भाग के डेक पर जाता है। उसने वर्ल्ड को के मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड को देखा था, क्योंकि उम्मीदें सब खत्म हो गई थी और तब ऐसा आइलैंड मिलना। और ये आइलैंड था आइल एम्स्टरडम, जो वॉल्केनिक रॉक का एक पीस था और इस पर बहुत ही थोड़ी सी वेजिटेशन, मतलब वनस्पति थी। जब नेक्स्ट डे अब अपने फीट लैंड को टच करता है, तब वह सोच रहा था एक ऑप्टिमिज्म के बारे में, चीयरफुलनेस के बारे में, जैसे सुजैन है, जोनाथन है, उन सब की, कि वो किस तरह से उसके साथ बोट पर थे और वर्स्ट सिचुएशन से पास हो रहे थे, फिर भी एक उम्मीद बनाए हुए थे। तो इन चीज़ों की यादों के साथ यहाँ स्टोरी ख़त्म होती है। आई होप आपको इस स्टोरी में लगभग हर चीज़ समझ में आई होगी। स्टोरी काफ़ी बड़ी है, फिर भी मैंने शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। कोई भी डाउट है, कोई प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।